going to present one last time Mercy. Sounds ready? Ready? Lights ready? Ready. Actors ready? Ready. Mercy, starting for the last time with original cast in 3, 2, 1. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। मुझे अब कोई कोशिश ही नहीं करनी। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुमने कभी इस रिश्ते को कुछ समझा भी है? तुम नहीं जानते मेरे घर की क्या हालत है, मेरे बाबा की क्या हालत है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा नजर आते हैं ना करुणा। इधर देखो, मेरा क्या, इस रिश्ते का क्या? तुम्हें सिर्फ अपने आप की पड़ी रहती है। मेरे घर के हालात ही ऐसे हैं कि मैं अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हारे हालात समझे ही नहीं है। तुमने मेरे पापा की हालत देखी है, उनका कितना ख्याल रखना पड़ता है। वो अब चल भी नहीं पाते हैं, तो पापा को मेरे को देखना होता है। उनके साथ कोई भी नहीं रहता है। तो क्या जरूरत है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए जितना वक्त निकाल सकती थी निकाला, लेकिन अब और नहीं हो पाएगा मेरे पापा। तुम्हें सिर्फ अपने पापा से मतलब है ना? बोलो बोलो। उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए पापा। बस बहुत सुन लिया। जब देखो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की गुणगान गाती रहती हो। जाओ, अब तुम अपने बाप के पास ही जाओ। करुणा, करुणा, सुनती क्यों नहीं हो? तुम भी अपने बाप की तरह बैरी हो गई हो क्या? ये ले थाली और जा दे अपने बीमार बाप को। आप अपने खुद के पति के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो? आया बड़ा पति, अरे वो मेरे लिए किसी बोझ से कम नहीं है। भगवान का शुक्र है कि मैं दूसरे कमरे में सोती थी। अरे इसके बुरे लक्षण तो मैं पहले ही समझ गई थी। ये ले थाली और जाते आप इसके कमरे में बैठना तो छोड़ो, खुशबू भी ना। नहीं चाहिए तुम्हारा घटिया खाना, तुम ही खाओ। मैं बगल वाले हलवाई से मंगा के कुछ खा लूंगी। तुम्हें जहाँ से जो मंगा के खाने खा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आए बड़े। माँ, या तो ये खाना आप खुद पापा को दोगी, नहीं तो फिर मुझे भी नहीं खाना, अपने शुद्ध हाथों को बना खाना। बढ़िया ही धमकी देने वाली। अरे पूरी जिंदगी मैंने इस आदमी का भार झेला, कभी इसने मेरी कदर की, और अब ये चाहता है मैं इसके लिए खाना बनाऊं, नौकरों की तरह इसकी सेवा करूं। अरे इसने तो अपने कर्म देख के शर्म से मर जाना चाहिए। माँ, आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती हो? हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियां करता है ना, और क्या आपने जीवन में कोई गलती नहीं करी? मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम इनकी तरह गलतियां तो नहीं की। मेरा जीवन बहुत साफ सुथरा बीता था, और मुझे इनसे भी यही उम्मीद थी। अरे घर में नौकरों ने काम करने से मना कर दिया है,
सफाई मुझे खुद करनी पड़ती है, खाना भी खुद बनाओ। अरे इन सबसे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ, आपको तो खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप इतने अच्छे से पूरे घर को संभालती हो। और वैसे भी काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, इंसान को खुद ही करना होता है ना। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुशकिस्मती। कैसी खुशकिस्मती? तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ करुणा। अरे इस जैसे आदमी पे तो इसका अकेलापन जीवन ही शोभा देता है। हाँ, जो बोगे वही तो काटोगे। और तो और पूरी जिंदगी के लिए मैं भी यहीं फंस गई। बस अब मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा हो गया है। आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए बाबा। माँ तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। और शायद बुरा समय इंसान की बुराइयों को भी बाहर ले आता है। और कभी कभी हमारी अच्छाई भी आ जाती है, सच में, लेकिन बहुत ही कम है। तुम अब मुझे मजाक क्यों नहीं हो करुणा? अच्छा, तो फिर माँ के साथ हुई पिछली लड़ाई याद करो, या फिर वो वक्त जब मैं आपके कमीज से पैसे चुराया करती थी सरोजनी जाने के लिए। हे भगवान, क्या शैतान थी तुम एकदम से। मैंने इतना जिद्दीपन किसी में नहीं देखा। सच में एकदम काबू से बाहर। कितनी बेवकूफ थी मैं, बचपन ही था। लेकिन इस बार भी आपने मुझे मेरी गलती याद दिला दी। तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है। चलो ठीक है, मान लो। अपना वो पुराना चुटकुला सुनाना। चुटकुला? वही वाला ना, जब माँ नदी किनारे गई थी और माँ का पैर फिसल गया था और वो पानी में गिर गई थी। फिर आपने पीछे से बोला, लो गई भैंस पानी में। हाँ, यही बात। देखा, ये खुश रहने में मदद करता है। जरूर मदद करता है। और कभी कभी जीवन काटने में इसकी बहुत जरूरत भी पड़ता है। बेटा, ये कमरा इतना गंदा क्यों रहता है? हम इस घर में सफाई क्यों नहीं रख सकते? अरे बाबा, सब कुछ साफ है और सारी चीजें अपनी सही जगह पे। बस आजकल आप कुछ ज्यादा परेशान होने लगते हो। तो क्या अब मैं परेशान भी नहीं हो सकता? और अब क्या मैं सो भी नहीं सकता? तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। शायद ये आपका मुसीबत से भागने का कोई नया तरीका है। आप सो जाइए। मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों ऐसा होता जा रहा हूँ? मैं पहले तो ऐसा नहीं था। मैं क्यों वो बनता जा रहा हूँ जो मैं कभी था ही नहीं? बिल्कुल पापा, आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है और वही सोचो जो आपको खुश रखता है। आखिर मैं और माँ भी तो यही चाहते हैं ना। और तुम देखना, मैं वैसे भी डॉक्टर के बताए हुए समय से ना जल्दी ठीक हो जाऊँ। पापा, फिर वही बात, आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाते हो? मुझसे सच छुपाने की अब कोई जरूरत नहीं। मैं अपना सच जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब लोग तुम्हें ऐसी गिरी हुई नजरों से देखते हैं जैसे नहीं कुछ। ये सब बातें छोड़े पापा, और आप अपने आप को इस अंधेरे कुएं में क्यों धकेल रहे हो? और देखना, मैं और मम्मी को तो पूरा विश्वास है कि आप अपने अतरंगी कुर्तों में ना फिट आ जाओगे। याद है ना कैसे मैं और माँ आपको अतरंगी कपड़ों के लिए चढ़ाया करते थे? मेरे कपड़े? क्या मेरे कपड़े? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने कपड़े दान कर दूं? तुम्हें बता दूं, इस शहर का सबसे बड़ा गरीब भी ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं करेगा। या जब तुम उसे मेरे कपड़े देने जाओगी, मेरी मौत का कारण बता पाओगी? तो इससे बेहतर ना बेटा यही होगा कि तुम जाओ और जाकर इसे गली में जला दो। कम से कम उन बेचारे कुत्तों को तो गर्माहट मिलेगी। मुझसे सच छुपाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सच जानता हूँ, अरे बल्कि सलाम करता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी भी गलती नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मुझे ऐसी गिरी हुई नजरों से देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ अपना समय बस ऐसे काट रहा हूँ जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अपनी जिंदगी। बाबा, बाबा ये खून! माँ, माँ डॉक्टर को कॉल कीजिए ना। इसे हीमोफीलिया कहते हैं और मेरे लिए ऐसी शक्लें बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। लेकिन बाबा, मैं मेरे लिए कैसे करूँगी? मैं आपकी मदद करती हूँ ना। मेरे इस अकेलेपन को इतना आसान मत बनाओ।
नहीं सब कर सकते। पापा मुझे दिखाई तुम दो। जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना तुम जाओ। चलो जाओ। तुम ऐसी किताबें क्यों पढ़ रही हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब पढ़ के? पता नहीं, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। शायद इसमें मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, या फिर मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम ऐसे जवाब ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो जो तुम्हें कभी मिलेंगे ही नहीं? क्या तुम्हें इन किरदारों पर दया आती है? दया, ये कितना बेकार शब्द है दया। और वैसे भी जब कोई एक इंसान दूसरे पर दया खाता है तो वो अपने आप को बेबस और मजबूर पाता है, और वो इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस दौर से गुजरे। और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी इस दौर से गुजरे हैं। तो तुम इन सब का बोझ मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो और मुझे भी रहने दो। वैसे तुम्हारा मुझे कब तक रुकवाने का इरादा है? जब तक वो था मन नहीं जाता। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। ऐसा कुछ नहीं है करुणा। जब से तुम्हारे पापा को ये बीमारी हुई है तब से इस बात का असर तुम सभी घर वालों पर इतना गहरा हुआ है जिस वजह से तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो गई हो। हाँ, तो मैं उन चीजों के बारे में क्यों ना सोचूं जो कि मेरे हाथ और मेरी किस्मत में है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं होते ना। ऐसा मैं नहीं मानती। जरूरी नहीं कि किस्मत और मर्जी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हो। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो। अब देखो ना, मेरे घर में क्या हो गया। रोज रोज की जिंदगी में हमें लगता है कि हम इंसान स्वस्थ हैं, सब कुछ झेल सकते हैं, हर एक चीज से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर एक दिन उनका खुद का शरीर उन्हें अंदर से खाने लगता है, उन्हें खोखला बना देता है और धीरे धीरे उन्हें अंदर ही खत्म कर देता है। लेकिन तुम बताओ, खतरे जानते हुए कोई अपने शरीर के साथ खिलवाड़ क्यों करेगा? तुम क्या कहना चाहते हो? और भगवान के लिए मेरे पापा को बदनाम करना बंद करो। किसे पता, एड्स इतनी आसानी से थोड़ी ना होता है। अगर ऐसे ही हो रहा होता तो बताओ मेरे घर वालों को क्यों नहीं हुआ? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? ये घुमा फिरा के बातें मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, मुझे ये लगता है कि तुम्हारे पापा का कैरेक्टर साफ नहीं है और उनके शरीर पर ये जो दाग और धब्बे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आए। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरे बाबा एक ईमानदार इंसान है और उन्हें ये इन्फेक्शन तब हुआ था जब वो स्कूटर से गिर गए थे और उन्हें खून की जरूरत थी, तो जो नीडल्स यूज हुई थी वो कंटामिनेटेड थी। तो इसमें मेरे पापा की तो कोई गलती है ही नहीं। गलती है तो अस्पताल वालों की ना। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। अंदाजा? तुम इसे अंदाजा कहते हो जबकि ये किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। तुम्हें समझना होगा कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन्हें भी जीना की जरूरत है। तो तुम्हारे हिसाब से उन्होंने कोई गलती नहीं की? तुम बार बार
ज्यादा जरूरत होती है हमदर्दी की, वो अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने आप से खत्म हो जाते हैं। तो फिर हमें इनका साथ देना चाहिए ना कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। देखो, मैं कोई मशाल उठाने वाला नहीं बनना चाहता। अगर एड्स से पीड़ित लोगों के साथ इतना भेदभाव है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है कितनी मौतें होती है कंटैमिनेटेड नीडल्स की वजह से, और ये हॉस्पिटल के स्टैट्स बताते हैं। कोई एफआईआर नहीं है तो खुद जाकर जांच कर सकते हैं इसकी। तो इस सब के लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में क्यों लगाऊं? मेरे लिए, और अगर मेरे लिए नहीं तो भगवान के लिए। मैं ये सब दिखावे नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं लोगों के आगे एक अच्छा इंसान दिख सकूं। मुझसे ये तमाशा नहीं होगा। पर इसे तमाशा तुमने बनाया, मैंने या पापा ने नहीं। बस करो, तुमने तो जिंदगी को ड्रामा ही बना दिया है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे बार बार अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि तुम सिर्फ मेरे एक खास दोस्त हो, कोई परिवार का हिस्सा नहीं। और जब मेरे पापा के खुद के परिवार वाले उनका दर्द नहीं समझ सकते तो तुम क्या समझोगे? तुम तो बस एक अजनबी हो जो यूं ही जिंदगी की राह पे मिल गए। क्या करूं? नर्स, कोई है इस हॉस्पिटल में? प्लीज देखिए ना, मेरे पापा को तुरंत एडमिट करना होगा, प्लीज। इन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है? आपने रजिस्टर करवाया? इन्हें एक कीड़े ने काट लिया है और घाव बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा है। हमें इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। मैं सुबह से हर हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ मैडम, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। प्लीज आप कर दीजिए। पर आपकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है? वो मेरे पापा को एड्स है, इसी कारण कोई इनकी देखने नहीं चाहता है और मैं सुबह से आगे पीछे हो रही हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए मैडम। देखिए मैडम, ये सब यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्राई करिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? मैडम, सब जगह खुली डिस्क्रिमिनेशन है। वो लोग तो इन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। आप तो जानती ही है, तो आप प्लीज मदद कीजिए ना, मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ। लेकिन मैडम, आपके पिता का केस एक स्पेशल केस है और हमारा हॉस्पिटल ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं है। तो आप इन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल लेके जाइए ना। कौन सा हॉस्पिटल? क्या इतने बड़े शहर में कोई है ऐसा अस्पताल जो मेरे पापा को ठीक कर सके, उनका इलाज कर सके? देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम किसी और से पूछ लो या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी से देख लो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसे डॉक्टर की बिरादरी है? लोग आप लोग को भगवान मानते हैं और आप एक पीड़ित पूरे इंसान के इलाज करने से मना कर रहे हैं। लेकिन मैडम, आपके पिता एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन पेशेंट है और ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए कुछ नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे ताकि ऐसी छुआछूत की बीमारियां ना फैलें। आप एक डॉक्टर हो के ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको उनका इलाज करना चाहिए। आप में जरा भी दया हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे सीनियर कौन है? हाँ मैडम, क्या कर सकती हूँ मैं? मैडम प्लीज मेरे पापा का इलाज
जब आप और आपकी माँ इनका इंतजार कर रही होती थी और ये बाहर है आशिया। तुम्हें ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम एक इलाज नहीं कर सकते बूढ़े इंसान का। तुम कैसे डॉक्टर हो? मेरे पिता बीमार हैं और मर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है? क्या तुमने हिप्पोक्रेट्स ओथ नहीं लिया? अरे तुम्हारे पिता क्या सोच रहे थे जब उन आवारा औरतों के सामने अपने कपड़े उतार रहे थे? मजे लेने वाली तुम्हें सोच। शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। मेरे पापा एक ईमानदार इंसान है और उन्हें ये इन्फेक्शन कंटामिनेटेड नीडल्स की वजह से हुआ है। ऐसे ही अस्पताल में जहाँ आप जैसे लोग बहस मत करो। एक तो तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से हमारे डॉक्टर से बहस कर रही हो। क्या आपको दिखता नहीं है वो कैसी सी डॉक्टर है? वो एक मरते हुए मरीज का इलाज करने से मना कर रही है। मैडम, क्या आपने सैन फ्रांसिस्को में फैली हुई एड्स महामारी के बारे में नहीं सुना? अपने पिता को सैन फ्रांसिस्को लेकर जाओ, वहां जाकर इनका इलाज कराओ। अरे इनसे बोलो कि अपनी कोई बड़ी दुख भरी कहानी लिखे और मरने से पहले मशहूर हो जाए। अरे इनसे बोलो अपने अय्याशियों वाले तजुर्बे लिखे, उससे इन्हें पैसा ही पैसा मिलेगा। फिर आना लौट कर। मैं तुम्हारी इस गिरी हुई सोच से हिल चुकी हूँ। तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम्हें पेशेंट्स को हैंडल करना तक नहीं आता। तुम एक लालची डॉक्टर हो जिसमें पैसे वालों के लिए काम करते हो। मैं तुम्हारी बदतमीजी देखकर चौंक गई हूँ। एक तो हमारे इतने मशहूर डॉक्टर, उनकी इतनी मशहूर डिग्री के सामने तुम ये, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कैसा अस्पताल है जहाँ हर इंसान सोचता है कि उसका इलाज होगा, वो ठीक होगा, लेकिन इस अस्पताल के तो कोई उसूल ही नहीं है। तुम संभल जाओ मिस, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। फिर ये तुम्हारे पिता का ख्याल कौन रखेगा? मैं सही हूँ और एक दिन आप भी मेरी सच्चाई को समझोगे। कोई भी डॉक्टर अपने मरते हुए मरीज का इलाज करने से मना नहीं करता। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट देश अमेरिका में भी कोई भी अपने मरते हुए मरीज का इलाज करने से क्यों मना करेगा? तुम लोग तरक्की करो ताकि और पैसे छाप सको और तुम्हारे घर वाले ऐश कर सके, क्योंकि किसी ने सही कहा था, हम आम आदमी का ना पहले कोई था और ना ही आगे कोई होगा। ये तो पागल सी औरत लग रही है। ऐसा लगता है जैसे दूसरे ग्रह से आई हो। ऐसी औरतें आमतौर पर मुसीबती बन जाती हैं, चाहे पैसे देने की औकात रखती हो या नहीं। बस अब इसे हॉस्पिटल से निकाल दो।
तुम्हारे पिता ने जरूर भगवान को नाराज किया होगा जो उन्हें ऐसा भाग्य मिला। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बस शायद किस्मत ने अंत तक साथ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, बेचारा। मुझे आज भी याद है जब उसने मेरी चचेरी बहन से शादी की। इतना लंबा चौड़ा और सुंदर दूल्हा लग रहा था और इतना नर्म और शर्माया हुआ सा। हाँ, वो आखिरी वक्त तक ऐसे खूबसूरत बने रहे। पर कितनी बदनसीबी की बात है ना कि आखिर के कुछ लम्हों में इन्हें दिमागी बीमारी हो गई। वैसे वो कहाँ है? वो कौन? वापस तो नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा खास दोस्त। उसे तो यहाँ हम सबसे पहले होना चाहिए, तुम्हारी इस दुख भरी घड़ी में, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। उसे जब यहाँ आना होगा वो तब आ जाएगा। और वैसे भी ये खुद का इच्छा का सवाल होता है। उसे पता है क्या सही और क्या गलत। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या वो तुमसे शादी कर रहा है? क्या? इसके बावजूद अरे ये बीमारी, इसकी कंटामिनेशन का खतरा उसे भी तो हो सकता है। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल साफ हूँ। और ऐसे वक्त में भी आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लिया? शब्दों या बोली से क्या फर्क पड़ता है? जब जिंदगी ऐसे कठिन झटके देती है तो इन शब्दों की क्या अहमियत रह जाती है? मैं उससे शादी नहीं कर रही हूँ, बस बात खत्म। क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा लड़का तो है, बिल्कुल तुम्हारे पिता पर है। क्या उसके पास पैसों की कमी है? आजकल इतने अच्छे लड़के कहाँ ही मिलते हैं। पैसे पैसों का मुझे क्या लेना देना उसके। और वैसे भी ऐशो आराम में उसके पास कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो कुछ हुआ उसके बावजूद क्या तुम उसको छोड़ दोगी? देख लो, करो ना। क्या सिर्फ पैसा और शक्ल काफी होता है एक अच्छी शादी चलाने के लिए? क्या सिर्फ ये दोनों चीजें देख कर शादी कर लूं? तो नहीं। वो आ गया है शाम। करुणा, तुमने कॉज ऑफ डेथ किसी डॉक्टर से साइन या रजिस्टर कराई है ना? तुम्हें पता है ना कि रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं कराई है तो करा लेना, क्योंकि क्या? शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें भी तो समझना होगा ना कि रजिस्टर करा देना चाहिए, क्योंकि हमें पापा की बॉडी बैग में रखवानी है और हमें डर है कहीं अभी भी इन्फेक्शन फैलने की संभावना है। हे भगवान। पंडित जी पूजा के लिए कब आ रहे हैं? ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे, मुझे खाने को दौड़ना। तन्हाई का साया मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। आसमां का नीला रंग भी अब बेजान लगता है। रोशन सी धूप भी इस अकेलेपन के बोझ तले दबी हुई लगती है। लोगों की आवाजें सुनाई तो देती है, पर मेरे अंदर का सन्नाटा मुझे खा रहा है। इस अकेलेपन को मैं समझाऊं कैसे कि मेरी जिंदगी अब नहीं रही वैसे। ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे मुझे खाने को दौड़ते हैं। करुणा, ये कमरे की लाइट अभी तक जल क्यों रही है? जाके बुझा दे। मैं जगता हूँ रातों को जब सब चैन से सोते हैं। मैं जगता हूँ रातों को जब सब चैन से सोते हैं। तुम्हारे बाबा को भी डिप्रेशन हुआ था जब हम सबने उन्हें छोड़ दिया था। पापा अपने नाम की तरह हमेशा से हिम्मत वाले और सब्र वाले इंसान थे। हाँ, मुझे भी लगा था। वो हमेशा यूं ही मुस्कुराते थे और अपने अतरंगी चुटकुले सुनाकर हम सबको यूं ही हंसाया करते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। एक तरीका था उनका अपना खुद का दर्द छुपाने का। आखिर वो कर भी जा सकते थे।
करुणा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मन में भी ये सवाल होगा ना कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे इस रिश्ते का कोई अंत ही नहीं है। तो फिर ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या फायदा जो फिर बना ही टूटने के लिए हो। लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। आखिर मैंने तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया। हाँ, जानता हूँ कि शायद मैंने तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं की जितना कि तुम चाहती थी, लेकिन तुम बताओ, आखिर औरत को चाहिए क्या होता है? मुझे नहीं पता, शायद वही सब जो सबको चाहिए होता है। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि तुम तो मुझसे सिर झपटती आई हो। हाँ, क्योंकि जिंदगी ने मुझे तोड़ा है, तुम्हें नहीं। अगर तुम जिंदगी को यूं ही कोसती रहोगी तो कोई तुम्हें इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं जिंदगी को उस तरीके से देखती नहीं हूँ जिस तरीके से तुम देखते हो, लेकिन तुम्हारी लगातार बड़ी धमकी बातें सुनकर मैं हैरान सा हो जाती हूँ। धमकी? कौन सी धमकी? मैंने तुम्हें कब कोई धमकी दी है? मैंने तो तुमसे सिर्फ कभी कभी पूछा है कि कहीं तुम भी कंटेमिनेट हो जी नहीं। अरे नहीं हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ, मानते ही नहीं हो। अगर किसी खतरा था तो वो मेरी माँ थी ना, अब वो भी जा चुकी है। हाँ, जानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। सबने मना कर दिया, तुम्हारी माँ ने मना कर दिया, नौकरों ने घर आने से मना कर दिया, लेकिन तुम तो अकेली उनके पीछे लगी रही। अरे तुमने तो उनका छोड़ो, क्या पूरा बोलो। तुमने तो उनका पेशाब तक साफ किया है। तो और कौन करता? मेरी माँ ने करने से मना कर दिया, नौकरों ने घर में घुसने से मना कर दिया, तो क्या उनकी इकलौती लड़की भी इसलिए मना करती थी क्योंकि उसे खतरा है? हाँ, क्योंकि जिंदगी में प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। तुम ये अच्छे से जानती हो कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि तुम्हारे उनके छूने से उनके शरीर के किसी भी अंग से लग सकती है, लेकिन फिर भी तुम अकेले दिन रात उनकी सेवा करती रही। अरे तुम्हारे बाप में भी इतनी अकल नहीं थी कि वो तुम्हें रोक सकता था। हमें से बात करो, मेरे पापा के बारे में बात करो। तुम एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? कितनी बार बोला है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती हॉस्पिटल की थी, कंटेमिनेटेड नीडल्स की थी। ये सब सिर्फ झूठी बातें हैं। जब लोगों को ये बीमारी लगती है ना, तो वो यही किस्सा तो बनाते हैं अपने अय्याशियों के किस्से छुपाने के लिए, और फिर तुम जैसी भोली भाली बेटियां अपने बाप के झूठ में फंस जाती हो। झूठ? तो तुम्हारे खुद के झूठ का क्या? तुम्हारी खुद की अय्याशियों का क्या? अरे मैं तो अपने बीमार पिताजी के साथ रहती थी, उनकी देखभाल करती थी रात रात भर, और वही तुम क्या करते थे? मेरे ही पीठ के पीछे में दोस्तों के साथ उलझाने उड़ाते थे। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप को मर्द कहते हुए। तुम्हें क्या लगा ये सच सामने नहीं आएगा? लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। खुद को देखो। चलो ठीक है, मान भी लिया कि मैं हूँ इन्फेक्टेड, लेकिन इस चीज का क्या सबूत है कि तुमसे नहीं आया है इन्फेक्शन? तो पहले जाओ, तुम खुद जाकर अपनी जांच कराना मेरे पास। झूठ बोल रही हो तुम कहना चाहती हो कि मैं इन्फेक्टेड हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये बीमारी लग ही नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में तो झूठ मैंने पहले ही देख लिया था। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? बहुत शौक है ना तुम्हारे बाबा का, तो अब तुम अपने बाबा के पास ही जाओगी। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया था। हाँ, मान लिया तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जाओ, अब तुम अपने बाबा के पास ही जाओ। बाबा, बाबा,
आंखें खोलो करुणा। ये मैंने क्या कर दिया? करुणा मुझसे गलती हो गई करुणा। करुणा आंखें खोलो करुणा। ये रिपोर्ट बताती है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर मैंने कभी तुमसे प्यार किया था तो सच्चा प्यार ही किया था। अब चैन से सो जाओ। मैंने तुम्हें वो सब दे दिया है जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ा था। वकील तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। अब तुम शांति से जा सकते हो। तुम्हारी करुणा। आंखें खोलो करुणा। करुणा आंखें खोलो। करुणा मुझसे गलती हो गई करुणा। करुणा आंखें खोलो। आंखें खोलो करुणा। करुणा करुणा उठो करुणा। करुणा करुणा करुणा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन